ड्रामा की शुरुआत हमारे मेल लीड जियो से होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वह एक बिल्डिंग की तरफ जाता है जहां पर कुछ किडनैपर्स थे और उन किडनैपर्स ने जियो की पत्नी सू और जियो के दोस्त को किडनैप किया हुआ था। वह किडनैपर्स जियो से पूछते हैं कि क्या वह पैसे लेकर नहीं आया, जिस पर जियो कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसकर इनका किडनैप करने की। जिस पर वह किडनैपर्स कहते हैं, तुम पहले पैसों की बात करो वरना हम तुम्हारी पत्नी को छत से नीचे फेंक देंगे, और वह सू को डराने लगते हैं। जिस पर सू जियो से कहती है, प्लीज मुझे और मेरे बच्चे को बचा लो। जिस पर जियो सामने से कहता है, अपनी बकवास बंद करो, वैसे भी 3 साल हमारी शादी को हो गए हैं और आज तक कभी मैं तुम्हारे करीब नहीं आया, पता नहीं तुम्हारे पेट में किसका बच्चा पड़ रहा है। जिस पर सू कहती है, ऐसा नहीं है, तुम्हारे बर्थडे वाली रात तुम मेरे रूम में आ गए थे और तुम बहुत ही ज्यादा नशे में थे, तब तुम मेरे साथ इंटीमेट हुए थे। जिस पर जियो कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, हमारी शादी से फ्री हुई थी क्योंकि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं, मैं तुम्हारे रूम में क्यों आऊँगा। इस पर वह कहती है, क्योंकि तुम नशे में थे। वह कहता है, तुम झूठ बोल रही हो। यहाँ पर जो दूसरी लड़की थी जिसका नाम ये था, वह जल्दी से जियो से कहती है, प्लीज जियो मुझे बचा लो। फिर वह कहता है कि वह उसे नीचे फेंक देगा। जिस पर जियो जल्दी से उन्हें अपना वीआईपी कार्ड देते हुए कहता है, यह 10 मिलियन है, यह लड़की को छोड़ दो। जिस पर वह जियो से कहती है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम अपनी पत्नी की बजाय एक अनजान लड़की को बचा रहे हो। जिस पर वह कहता है, क्योंकि तुम्हें एक धोखेबाज पत्नी हो और मैं तुम पर 1 रुपया भी वेस्ट नहीं करूंगा। तब वह किडनैपर की तरफ इशारा करती है और वह जियो से कहता है, तुमने कहा कि तुम्हारी पत्नी धोखेबाज है, तो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, इसको मारने में ऊपर से नीचे धक्का दे देता हूँ। और यह लोग यहाँ से भाग जाते हैं। जियो जब अपने लोगों के साथ नीचे आता है तो सू वहाँ नहीं थी। तभी हम सू को देखते हैं, एक आदमी उसे अस्पताल लेकर आ गया था। डॉक्टर कहते हैं, तुरंत सर्जरी करनी होगी। इसके बाद सू की सर्जरी होती है और वह 3 बच्चों को जन्म देती है, जिनमें से एक बेबी की हार्ट बीट नहीं चल रही थी। इसके बाद हम जियो को देखते हैं, वो अपने ऑफिस में बैठा था, तभी उसके पास कोई बुलाने आता है और कहता है, आपने मैडम के लिए उनका ध्यान रखने के लिए जो कैंडल लगाई थी, मेरे पास आपकी बर्थडे नाइट का वीडियो है। जियो ये देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसने एकदम सही कहा था कि बर्थडे नाइट को जियो उसके साथ इंटीमेट हुआ था। तभी वहाँ पर यान भी आ जाती है। जियो जल्दी से वीडियो ऑफ कर देता है। मैनेजर आकर बताता है, आपकी पत्नी का नाम एक अस्पताल में मिला है, डॉक्टर ने कहा कि इन्होंने सुसाइड किया है, ऊपर से नीचे गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई, पर उन्होंने मरने से पहले एक बेबी को जन्म दिया। ये सुनकर वह जल्दी से अस्पताल के लिए निकलता है, पर यान उसे रोककर कहती है, तुमने तो कहा था वह तुम्हारा बेबी नहीं है, वह पता नहीं किसका बेबी है। जिस पर वह कहता है, मुझे अस्पताल जाना है, और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा थी और वह अपनी बेबियों के साक्षी वह उस आदमी को थैंक्स बोलती है। इसके बाद हम जियो को देखते हैं, जो कि अस्पताल पहुंच गया था और वह अपने कार में था। दूसरी तरफ से सूट हॉस्पिटल से अपने बच्चों और शेन के साथ निकल जाती है। हॉस्पिटल के एड्रेस पर ही जियो को उसके दादाजी मिलते हैं, जो जियो से कहते हैं, क्या वह बच्चा हमारे परिवार का ही है। जिस पर वह कहता है, हाँ बिल्कुल। वैसे दादाजी कहते हैं, डीएनए टेस्ट की तैयारी करो। जियो कहता है, ओके। दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं, जो कि उनसे पहले हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी। वह बेबी को देखती है जो मरा हुआ था। यह देखकर वह बहुत खुश होती है और अपनी भड़ास निकालने के लिए बेबी को ऊपर से नीचे फेंक देती है, पर उसे नीचे गिरते हुए जियो देख लेता है और बच्चा को पकड़ लेता है। क्योंकि वह बच्चा ऊपर से नीचे गिरा था, अचानक से उसकी हार्ट बीट चलने लगती है और बच्चा रोने लगता है। दादाजी कहते हैं, यह बच्चा दिखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, बचपन में तुम भी ऐसे ही दिखते थे। इसके बाद 3-6 साल बाद शिफ्ट होता है। हम उसी छोटे बच्चे को देखते हैं जो कि जियो के साथ खेल रहा था और बच्चे का नाम जिंग जिंग होता है, जो बहुत ही क्यूट होता है। अभी यहाँ पर ये आती है और जियो से कहती है, चलो मूवी देखनी है। जिस पर जियो हाँ बोलता है, उनको जाने से मना करता है। जिस पर वह जिन जिन से कहती है, मूवी के बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही डिलीशियस खरीद कर लाऊंगी। जिस पर जिंग जिंग कहता है, मुझसे दूर रहो, तुम मेरी मम्मी नहीं हो। इस पर जियो जिंग जिंग से कहता है, तुम यान के साथ थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करो, वह तुम्हारी मॉम है। जिस पर जिंग जिंग कहता है, मैं स्टडी रूम में कुछ बुक ढूंढने गया था, वहाँ पर मुझको आपकी वेडिंग फोटो मिली। उसमें जो लेडी थी वह इनसे बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और वही आपके साथ शादी कर रही थी। यह सुनकर यान एकदम ही चिढ़ जाती है। जियो कहता है, वह सिर्फ पुराना कचरा है,
मैं उसको कुछ दिनों में फेंक दूंगा। जिस पर जिंग जिंग कहता है, तो मैं आपकी हेल्प करता हूँ उसको फेंकने में। और वह जाने लगता है तो उसे रोक कर जियो कहता है, मैं उसको खुद फेंक दूंगा। अभी हम मूवी देख कर आते हैं, बाद में आपसे बात करेंगे। इसके बाद हम सू को सोते हुए देखते हैं। उसके दोनों बच्चे अच्छे से रेडी होकर बैग्स पैक कर रहे थे। पैकिंग खत्म करके वो दोनों सू को उठाते हैं और कहते हैं, मॉम उठ जाइए, आज हमको अपने घर वापस जाना है। मंग कहता है, मॉम हम अपने भाई से मिलना चाहते हैं। जिस पर जांग कहती है, मॉम नहीं उठने वाली, वैसे भी बचपन से लेकर आज तक मॉम ने हमको जरा भी प्यार नहीं किया। जिसे सुनकर सू उठती है और कहती है, क्या बोलना तुमने? जिस पर दोनों कहते हैं, क्योंकि आप सोकर नहीं उठ रही थी इसलिए आपको उठाया है हमने, यह बोलकर। इसके बाद हम यान को जियो के साथ देखते हैं। ये दोनों मूवी देख रहे थे। ये जैसे ही जियो का हाथ पकड़ती है तो वह उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है। जिस पर वह कहती है, आजकल तुम्हें क्या हो गया? पता नहीं तुम मेरे करीब आना ही नहीं चाहते। और 1 महीने में हमारी शादी है। मेरे दादाजी ने कहा है क्योंकि तुम साव परिवार की बहू बनने जा रही हो, इसलिए तुम्हें सू को छोड़ देना चाहिए। जिस पर जियो कहता है, कोई जरूरत नहीं, तुम्हें परिवार से अब हमारा कोई लेना देना नहीं और ना ही तुम्हें सू को तिरस्कार देने की जरूरत है। और जियो को चक्कर आने लगते हैं। हम इसको इसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर जियो के दादाजी कहते हैं, आखिर ये हो क्या रहा है? पिछले 6 सालों से ये बीमारी बढ़ती ही जा रही है। जिस पर यान कहती है, डॉक्टर ने कहा है जियो को कोई सदमा पहुंचा है। जियो का सौतेला भाई वांग कहता है, ये सब 6 साल पहले सू की मौत से शुरू हुआ है। जिस पर जियो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस की वजह से है। मैं बिजनेस का ज्यादा स्ट्रेस ले रहा हूँ। दादाजी कहते हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर ढूंढा है। डॉक्टर बुरो से आ रहा है, उनका नाम डॉक्टर सुयन है। कल हो सके तो जाकर एयरपोर्ट से उन्हें पिक कर लेना और वहीं उनसे मिल लेना। जिंग जिंग उनकी बातें सुन रहा था और वह जल्दी से रूम के अंदर भाग कर आता है और कहता है, डैडी मैं भी आपके साथ एयरपोर्ट चलूंगा। जिस पर जियो कहता है, ओके। अब हम यी को किचन में देखते हैं, जहाँ पर उसके पास वोंग आता है और वह यी के काफी ज्यादा क्लोज आकर कहता है, आखिर तुमने 6 साल तक इंतजार किया है जियो से शादी करने के लिए। जिस पर वह कहती है, जियो से नहीं बल्कि चाय परिवार की बहू बनने के लिए। जिस पर वांग कहता है, मैंने 6 साल पहले भी तुम्हारी मदद की थी, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उस मदद की भरपाई करनी चाहिए? और वह उसे किस करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच नाजायज रिश्ता है और इन दोनों की प्लानिंग थी सू को मारने की। वंग यान से कहता है, मैं तुम्हें वह सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम अपनी लाइफ में चाहती हो और डिजर्व करती हो। जिस पर वह कहती है, तुम्हारे डैड तो आसानी से मर गए, अब इस बूढ़े को भी रास्ते से जल्द ही हटाना होगा। जिस पर वांग कहता है, मेरे पास एक और अच्छा प्लान है, कल तुम भी जियो के साथ एयरपोर्ट पर जाना। वह पूछती है, पर ऐसा क्यों? जिस पर वांग कहता है, तुम्हें पता चल जाएगा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखों से देखो। वह पूछती है, पर क्या? और सीन यहीं पर कट हो जाता है। हम एयरपोर्ट देखते हैं, जहाँ पर कुछ लोग चाकू से जियो पर हमला करते हैं। जियो जिंग जिंग और यान को साइड में धक्का देता है और जियो और उसका मैनेजर उनसे लड़ाई करते हैं। यान जिंग जिंग को देखने के बजाय वहां से उठकर भाग जाती है। जिंग जिंग भी भागता है। दूसरी तरफ सू भी मंग और जांग के साथ यूरोप से आ चुकी थी। वह भी एयरपोर्ट पर थी। भीड़ ज्यादा होने की वजह से जांग से मंग का हाथ छूट जाता है और मंग और जिंग जिंग एक दूसरे से टकरा जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक होते हैं क्योंकि ये दोनों एक जैसे दिखते थे। जिस पर मंग समझ जाता है कि वह उसका भाई है। जिंग जिंग कहता है, तुम कौन हो? जिस पर वह कहता है, मैं मंग हूँ, क्योंकि हम सेम दिखते हैं तो क्यों ना थोड़ा फन किया जाए, हम कपड़े एक्सचेंज कर लेते हैं। पहले तो जिंग जिंग मना करता है लेकिन फिर मान जाता है। दूसरी तरफ यान सू को पिक करने आया था, पर जब ये दोनों देखते हैं कि मंग उनके साथ नहीं है तो सू जल्दी से मंग को ढूंढने जाती है और उसे मंग मिल भी जाता है, जो कि असल में मंग नहीं बल्कि जिंग जिंग है। दूसरी तरफ असली मंग भी जिंग जिंग बनकर जाता है तो मैनेजर उसे देख लेता है। अब ये भी बहुत अच्छी बनकर जल्दी से उसके पास आकर कहती है, बेटा तुम ठीक तो हो ना? मेरा प्यारा बेटा, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई ना? तभी यहाँ पर जियो की नजर सू पर पड़ती है। उसे देखकर वह शॉक्ड हो जाता है कि सू अभी जिंदा है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वांग यान को बताता है कि कल मैं जियो को मरवाने वाला हूँ। प्रेजेंट में जियो जल्दी से भागकर एयरपोर्ट के बाहर जाता है, पर तब तक सू वहाँ से जा चुकी थी। अब जियो, यी और मांग घर आ जाते हैं। इतना बड़ा घर देखकर मांग खुश हो जाता है और वो उछलते हुए घर को एक्सप्लोर करने भग जाता है। मैनेजर को ये थोड़ा अजीब लगता है।
जियो के दादाजी का मूड बहुत खराब था क्योंकि इन 6 सालों के बीच में जियो पर कई बार हमले हुए हैं और पुलिस भी ये पता नहीं लगा पा रही थी कि ये हमले कौन करवा रहा है। अब हम यान को देखते हैं जो कि गुजर रही थी। तभी वंग उसको साइड में खींच लेता है, उसको किस करना शुरू कर देता है और ये सारी चीजें पीछे से छुपकर मैंग देख रहा था। यन उसको खुद से दूर कर देती है और कहती है कि घर है और घर में सभी लोग हो सकते हैं, कोई हमें देख लेगा। जिस पर वो कहता है यहीं पर कोई नहीं है। जिस पर वो उसको कहती है तुम्हारा प्लान इस बार फिर से फेल हो गया। जिस पर वांग कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं जियो को मारकर रहूंगा। तभी उनको किसी के सिखाने की आवाज आती है और ये कोई और नहीं बल्कि मैंग था। जल्दी से जाकर रूम के अंदर देखते हैं पर वहां पर कोई भी नहीं था। वो लोग वहां से चले जाते हैं तो मैंग एक पेड़ के पीछे से निकलता है। वहां पर एक डायरी थी जिसे वो खोलता है। उसके अंदर उसकी मॉम और जियो की मैरिज की फोटो थी जिसको वो देखकर समझ जाता है कि जियो उसके रियल फादर हैं। अब हम रात को मंग को जिंगजिंग और जांग से वीडियो कॉल पर बात करते हुए देखते हैं, जहां पर मंग कहता है जिंगजिंग के डैड ही हमारे डैड हैं। जिस पर जांग कहती है जिंगजिंग ने कहा हमारी मॉम ही उसकी मॉम है, उसने मॉम और डैड की वेडिंग फोटोज देखी हैं। जिस पर मंग कहता है पर मॉम और डैड दूर क्यों हैं? जिस पर जिंगजिंग कहता है ये तो हमें पता करके देखना होगा। जिंगजिंग मंग से कहता है थोड़ा संभल कर रहना, हमारे घर में एक बैड वुमन है। जिस पर मंग सामने से कहता है सिर्फ बैड वुमन नहीं, एक बैड मैन भी है और वो लोग मिलकर डैड को मारना चाहते हैं। जिस पर ये तीनों डिसाइड करते हैं कि वो डैड के सामने उनकी सच्चाई लेकर आएंगे। अब हम यान को देखते हैं जिसने जियो के लिए डिनर रेडी किया था और वो जियो की वाइन में एक गोली डाल देती है और ये कहते हुए खुश होती है कि आज रात तुम मेरे हो। पर ये करते हुए उसको मांग देख लेता है। वो जल्दी से जिंगजिंग को बताता है बैड वुमन ने डैड को कैंडल लाइट डिनर पर इनवाइट किया है। जिस पर जिंगजिंग कहता है टेंशन मत लो, मैंने अपने ड्रॉर में एक सीक्रेट रेसिपी रखी है, तुम वो बैड वुमन के डिनर में मिला दो। मंग जल्दी से रेसिपी लेने जाता है पर ड्रॉर में बहुत सारे सीड्स थे। वो जिंगजिंग से कहता है यहाँ तो बहुत सारे सीड्स हैं। जिंगजिंग कुछ बोल पाता उससे पहले ही वहाँ सू आ जाती है और उनको जल्दी सोने बोलती है। सू के जाने के बाद जिंगजिंग मंग को कॉल लगाता है पर उसकी वॉच की बैटरी ऑफ हो गई थी। दूसरी तरफ बेचारे मंग को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो खुद से ही एक बॉक्स उठा लेता है। मांग एक प्लेट में वो डाल देता है पर तभी वहाँ पर यान और जियो आ जाते हैं, इसलिए वो जल्दी से टेबल के नीचे छिप जाता है। जियो कहता है मेरा खाने का मन नहीं है, पर यी उसको खाने के लिए फोर्स करती है। वह जैसे ही चेयर पर बैठता है तो बेचारा मंग समझ जाता है कि उसने गलत प्लेट में वह डाल दिया। इसके बाद जियो उसे खाने को टेस्ट करता है। यान पूछती है खाना कैसा है? वह कहता है खाना अच्छा है, पर उसे कुछ अजीब फील होने लगता है और वह जैसे ही खड़ा होता है तो बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि बेचारे मैंग ने बाय मिस्टेक उसमें कॉकरोच मारने की दवाई मिला दी थी। दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जो कि बच्चों के रूम से निकल रही थी। तभी यान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उससे कहता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जिस पर वह बहुत ही हल्की सी स्माइल करती है और पूछती है क्या कहना चाहते हो? यान के हाथ में एक रिंग थी और शायद वह उसे प्रपोज करने ही वाला था कि तभी वहां पर जिनजिन आ जाता है और कहता है मॉम मुझे वॉशरूम जाना है। सू कहती है मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। वह कहता है बिल्कुल नहीं, मैं अंकल यान के साथ जाऊंगा। यान उसे वॉशरूम लेकर जाता है। अब हम मंग को देखते हैं जो कि स्टेयर्स के नीचे एक बैग रखता है और जल्दी से जिनजिन को कॉल करके बताता है मैंने बैग को स्टेयर्स के नीचे रख दिया है, तुम यहाँ से पिक कर लो। इसके बाद यहाँ पर जिनजिन और जांग आते हैं और उस बैग को उठाते हैं। जांग जिनजिन से पूछती है इस बैग में क्या है? जिस पर जिनजिन कहता है इसमें कुछ स्नैक्स हैं और मॉम के लिए कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम सू को देखते हैं जो कि अपने फेस पर वही ब्यूटी प्रोडक्ट लगाती है और कहती है ये बहुत ही अच्छा है, पर यहाँ पर आया कहाँ से? इसके बाद हम एक मेड को देखते हैं जो कि मांग को उठाने के लिए वॉशरूम में लेकर आती है, पर मांग कहता है मैं खुद से नहा लूंगा, आप बाहर जाइए। वह बाहर चली जाती है। मांग अपने कपड़े उतारने लगता है पर तभी वह अंदर आ जाती है और उसकी कमर पर एक मार्क देखती है और इसके बारे में सभी को बता देती है। इसके बाद बस इस बात को लेकर इनके घर में एक बहुत ही बड़ी सी मीटिंग बैठ जाती है कि आखिरकार जिनजिन की पीठ पर वह निशान कहाँ से आया, क्योंकि वह किसी बुत मार्ग जैसा है पर आज से पहले कभी भी वह उसकी पीठ पर नहीं था। जिस पर मांग कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है सुखी आत्मा आकर हमें परेशान कर रही हो? जिस पर दादाजी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता और वह जियो से कहते हैं
कल ही उसको हॉस्पिटल लेकर जाओ और डॉक्टर को दिखाओ। रात को मंग के सोने के बाद जियो उसके रूम में आता है और उसकी कमर पर वह निशान देखता है। तभी उसके टैबलेट में एक मैसेज आता है। जियो उसे तब उठाता है और ऑन करता है तो लॉक स्क्रीन पर एसयू की फोटो लगी थी। सू की फोटो देखते ही उसे चक्कर आ जाते हैं। इसके बाद हम जियो को यान के साथ अगले दिन हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि डॉक्टर एसू से मिलने आए थे। पर रिसेप्शनिस्ट उन्हें बोलती है क्या उनके पास अपॉइंटमेंट है, जिस पर वह इनकार करते हैं तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है ओके, फिर आप डॉक्टर से मिल नहीं सकते। जिस पर ये कहती है तुम जानती नहीं हो हम कौन हैं। पर सचमुच कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, डॉक्टर तो बहुत ही ज्यादा बिजी हैं। जिस पर जियो कहता है हमें अभी अपॉइंटमेंट दो। वह कहती है डॉक्टर सू के पास बहुत सारे पेशेंट हैं और सबका अपॉइंटमेंट है। अगर मैं तुम्हें अभी अपॉइंटमेंट देती हूँ तो 1 साल बाद तुम्हारा नंबर आएगा। जिस पर जियो गुस्से में कहता है तुम जानती हो मैं कौन हूँ। तभी पीछे से शन की आवाज आती है तुम शाओ परिवार के बेटे जियो हो, जो कि यहाँ के सबसे अमीर और बड़े बिजनेसमैन हो। इसके बावजूद भी तुमको यहाँ पर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। एसयू को देखकर इन दोनों की ही आंखें खुली की खुली रह गई थीं। इन्हें यकीन नहीं हो रहा कि सू इनके सामने जिंदा खड़ी है। जियो कहता है क्या तुम सच में जिंदा हो। जिस पर सू कहती है मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गई, पर तुम तो मुझे मारना ही चाहते थे। यन भी कहती है तुमने अपनी मौत का झूठा नाटक किया, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। तुम्हारी वजह से हम इन 6 सालों में कितनी ज्यादा परेशान थे, हमें कितना ज्यादा कष्ट था। पर तुम कितनी बुरी हो, तुम अपनी मोहब्बत का झूठा नाटक हमारे साथ खेल रही थी। तभी यान वहां आता है लंच लेकर सू के लिए। यान को देखकर जियो और भी ज्यादा चिढ़ जाता है और वह सू का गला पकड़ते हुए कहता है इन 6 सालों में मैं तुम्हारी वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान रहा हूँ। जिस पर एसू कहती है मैं पहले भी तुम्हारी वजह से एक बार मरते मरते बची थी, तो मैं तुमसे नहीं डरती। यान जियो से सू को छोड़ने को कहता है, पर जियो नहीं छोड़ता तो यान उसको एक पंच मारता है। जिस पर जियो यान को एक एक मारता है, जिससे यान गिर जाता है। जिस पर सू जियो के हाथ में कट लगा देती है और फिर जल्दी से यान को उठाती है। यान सू को थप्पड़ मारती है, जिस पर सू उल्टा उसे थप्पड़ मारती है। यान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह सू से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। जिस पर सू कहती है मेरी हिम्मत वैसे भी तुमसे ज्यादा है, तुम सिर्फ मिस्ट्रेस हो, तो अगर मैंने तुम्हें थप्पड़ मार भी दिया तो क्या हो गया। जियो सू से कहता है इन 6 सालों में तुमने क्या किया और तुम कहाँ पर थी, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। जिस पर सू कहती है भला मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन क्यों दूं। जिस पर जियो कहता है क्योंकि लीगल तौर पर तुम मेरी वाइफ हो। जिस पर सू कहती है हम पिछले 6 साल से एक साथ नहीं हैं और हम अलग हो चुके हैं, तो अपनी बकवास बंद करो। जिस पर जियो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। पर तभी यान बोलती है तुम सू को घर ले जाने के लिए फोर्स कैसे कर सकते हो, क्या तुम भूल गए 6 साल पहले टेरेस पर तुमने मुझे चूज किया था ना कि उसे। जिस पर सू कहती है सही कहा, 6 साल पहले तुमने मुझे घर चलने के लिए नहीं कहा था, तो अब तुम किस हक से कह रहे हो। जिस पर जियो उसका हाथ छोड़ देता है। जियो यहाँ पर जिन जिन का जिक्र करने वाला था, पर तभी यान इशारों ही इशारों में उसे ऐसा करने से मना करती है। सू कहती है मेरे पास तुम लोगों की फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं। जिस पर जियो कहता है सही कहा, मैं भी तुम्हारा पेशेंट हूँ। और वह सू को 1 मिलियन का चेक देते हुए कहता है मेरा इलाज शुरू करो, जिसके लिए सू साफ इनकार कर देती है। जिस पर जियो उसे टाइम मिलियन देता है। तभी असिस्टेंट आकर एसयू से कहती है डॉक्टर वैसे भी हमारे हॉस्पिटल को पैसों की जरूरत है, तो प्लीज इस पेशेंट को मत जाने दीजिए। पैसों से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं और उसको अपने केबिन में लेकर आ जाती है। जियो कहता है मैंने अभी तक डिवोर्स के लिए अप्लाई नहीं किया। जिस पर एसयू कहती है मैं यहाँ तुम्हारा इलाज करने के लिए हूँ, अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मैं इलाज यहीं पर रोक दूंगी। इसके बाद वह जियो से पहले सवाल करती है तुम्हारे साथ क्या क्या सिम्टम्स हैं। इस पर वह कहता है मुझे बहुत तेज गर्मी, दर्द होता है, मुझे नींद नहीं आती और मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। मुझे लगता है मेरी लाइफ दिल से भी अच्छी नहीं है। इस पर वह कहती है क्या आप किसी चीज का प्रेशर महसूस कर रहे हो, क्या तुम शादी नहीं करना चाहते। इस पर जियो कहता है इस सवाल का मेरे ट्रीटमेंट से क्या लेना देना है, इसलिए बताओ तुम्हारे साथ ये सब कब से स्टार्ट हुआ। जिस पर जियो कहता है करीब 6 साल पहले। यह सुनकर सू थोड़ी सी शॉक होती है और कहती है 6 साल पहले ऐसा क्या हुआ था। जिस पर जियो कहता है
वह सवाल करना बंद करो जिसका जवाब तुम पहले से जानती हो। सू कहती है, मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती, तो प्लीज मुझे बताओ, मैं तभी इलाज कर पाऊंगी। जिस पर वह कहता है, मैंने अपनी वाइफ को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा। सू पूछती है, क्या तुमने मुझे नहीं बचाया? जिस पर वह कहता है, उस समय मेरे माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही थीं। सू कहती है, मैं समझ गई, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें रिग्रेट है, तुम इसके लिए क्राई थेरेपी ले सकते हो। जिस पर जियो कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो, तुम चाहती हो मैं तुम्हारे सामने रोऊं? वह कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ एक थेरेपी की बात कर रही हूँ। अब ठीक है, आगे का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। और वह एक पॉकेट वॉच निकालती है और जियो से उसको देखने को कहती है और उसे हिलाने लगती है, जिससे उसे वह हिप्नोटाइज कर लेती है। फिर वह उससे पूछती है, तुम्हारी सबसे यादगार जगह कौन सी है? जिस पर जियो कहता है, टेरेस। सू कहती है, तुम्हारा फेवरेट पर्सन कौन है? जिस पर जियो कहता है, यन। सू पूछती है, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? जियो कहता है, स्वीट डम्पलिंग। सू कहती है, तुम सबसे ज्यादा किसको खोने से डरते हो? जिस पर जियो सू का नाम जोर से लेता है और होश में आ जाता है, यान। जियो की आवाज सुनकर अंदर आती है और कहती है, क्या कुछ हुआ है? मैंने तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी। जियो के पास मैनेजर की कॉल आती है और वह बताता है कि आपको जिन जिन को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। ये सारी बातें सुन रही थी और वह अपने मन में सोचती है कि शायद उसने किसी और से शादी की और अब उसका बेबी भी है। जिस पर जियो भी सू की तरफ देखते हुए सोचता है, मुझे जिन जिन के बारे में नहीं बताना चाहिए। इसके बाद हम मैंग को देखते हैं, जो कि जिंग जिंग और जैंग को बताता है, मेरा बर्थमार्क यहाँ पर देख लिया गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे तो हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा है। जिस पर जिन जिन कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। इसके बाद ये दोनों सू के सामने नाटक करते हैं कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा बीमार हैं, जिसके बाद सू इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है। दूसरी तरफ मैंग भी जियो के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल चुका था। यनवांग को बताती है, क्या तुम्हें पता है सू जिंदा है? तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है, अब तुम क्या करोगे? तो वह कहता है, टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है। उसके बाद हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जियो मांग को लेकर आ चुका था और वह उसको डॉक्टर के पास बैठाता है और पेमेंट करने जाता है। इसी बीच डॉक्टर चुपचाप जहर अपनी इंजेक्शन में भरता है, जिसे मैंग देख लेता है और डॉक्टर की टेबल के नीचे खींच जाता है, तो डॉक्टर बचकर भागता है। दूसरी तरफ ये दोनों बहन भाई भी पूरी तैयारी करके आए थे। डॉक्टर जब मैंग के पीछे भाग रहा था तो ये लोग अपनी स्पोर्ट्स कार से उसको गिरा देते हैं। इसके बाद ये तीनों पार्किंग में पहुंच जाते हैं और डॉक्टर से बचकर भाग ही रहे होते हैं कि ये तीनों एक साथ एसू से टकरा जाते हैं। तभी वहां पर जियो भी आ जाता है और सू से कहता है, तुम जिंदा हो, मुझे ये बात नहीं पता थी। जियो भी कहता है, तुमने 3 बच्चों को जन्म दिया था, मेरे 3 बच्चे हैं, तुमने ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? इस पर सू कहती है, तुम्हारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। जियो कहता है, यह मेरे बच्चे हैं और मैं इनका फादर। यहाँ पर इन्हें दोनों को यह भी पता चलता है कि जिन जिन और मंग पहले ही एक्सचेंज हो चुके थे। जियो कहता है, बच्चों, मैं तुम्हारा फादर हूँ, मुझे जल्दी से डैड बोलो। जिस पर सू कहती है, ये कंजन इंसान है, इसे डैडी बोलने की जरूरत नहीं। जिस पर जांग कहता है, कैसे हैं डैड, मॉम आपसे नाराज हैं, आपको उन्हें मनाना चाहिए। जिस पर वे कहते हैं, ओके, और वे मुझसे कहते हैं, मुझे माफ कर दो। उसे किक मारती है, जिस पर वह कहता है, तुम बच्चों के सामने मुझे ऐसे कैसे मार सकती हो? सू कहती है, जैसे अभी मारा है, बिल्कुल वैसे ही। सू तीनों बच्चों से कहती है, आज मैं तुम तीनों का फेवरेट खाना बनाऊंगी, और उन्हें अपने साथ ले जाती है। दूसरी ओर जियो घर पर आकर अपने दादाजी को बताता है कि उसे 2 बॉय ट्विंस और एक बेबी गर्ल का जन्म हुआ है और वह जिंदा है। यह सुनकर दादाजी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मेरे ग्रैंड चाइल्ड और डॉटर इन लॉ को घर पर ले आओ। तभी सू आती है, जिसे देखकर दादाजी कहते हैं, अब तुम्हें हमारे घर आने की जरूरत नहीं है। सू शौक से पूछती है, पर ऐसा क्यों? जिस पर दादाजी कहते हैं, क्योंकि मेरी डॉटर इन लॉ मरी नहीं है बल्कि जिंदा है। ये सुनकर सू खुश हो जाती है। इसके बाद जियो और सू तीनों बच्चों को लेने उनके घर पर जाते हैं। दरवाजा खुलता है और जियो कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर सू जवाब देती है, यह मेरा ही घर है। और वह तीनों बच्चों से मिलता है, कहता है, तुम्हारे सुख के साथ क्या रिश्ता है? तब सू पीछे से छूकर कहती है, यह मेरा बॉयफ्रेंड है। इसके बाद
जियो उन्हें घर पर ले आता है। दादाजी बच्चों को हक करते हैं और एक बार फिर सू को जीवन से जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद हम बच्चों को देखते हैं जो सोच रहे थे कि मैं तो घर से चली गई, हमें यहाँ छोड़कर अब क्या करें, वापस कैसे चेक करेंगे। जियो कमरे में जाकर आता है और मंग तबीयत खराब होने का बहाना करता है। जियो एसयू को कॉल करता है लेकिन उसका नंबर नहीं लगता, इसलिए वह जल्दी से मिलने जाता है। वहाँ एसयू कहती है डीडी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए चलो जल्दी से उसके साथ। जब सिम आती है तो जियो कहता है मुझे एकदम ठीक थी, रात को मैं धीरे सोने का फैसला करता हूँ। बच्चों ने छोटे छोटे खिलौने छोड़ दिए जिन्हें देखकर सू डर जाती है और चलती है। जियो वहाँ आता है और कहता है ये तो बस खिलौना है। सू उसे दूर करती है लेकिन जियो कहता है हम हस्बैंड और वाइफ हैं और उसे किस करने वाला होता है। सू 6 साल पुरानी बात याद करती है और उसे थप्पड़ मारती है और अच्छी तरह से सुनाती है। अगली सुबह सू से कहती है कल रात तुमने जियो के साथ क्या किया था, जिस पर सू उसके ऊपर पानी डाल देती है। अब सू वहाँ से चली जाती है। तीनों बच्चे फिर से कुछ करने का फैसला करते हैं। जियो सोकर उठता है और वहाँ एक नोट था जिसमें लिखा था ये दवाई खा लेना, जो बच्चों ने सू की ओर से रखा था। जियो देखकर खुश हो जाता है। दूसरी ओर सू यान से मिलने जाती है। यान उसे बिम्ब के बीच में अंगूठी रखकर देता है, लेकिन जियो वहाँ आता है और कहता है ये टेस्ट ले रहा है और अंगूठी उसके गले में अटक जाती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है। जियो जोर जोर से खांस रहा था, तभी वह उसके मुंह से बाहर आ जाती है जिसमें आदमी था। वह अपने बच्चों की घुटनों पर बैठा था खांसते हुए। कभी सू बच्चों के साथ कमरे में आती है और बच्चे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि डैड मॉम को प्रपोज कर रहे हैं। सू भी थोड़ी खुश हो जाती है, लेकिन तभी उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है ये तो बस एक गलत फहमी है। लेकिन जैसे ही वह यान को देखता है सू को गले लगा लेता है। सू उसे खुद से दूर करती है और बच्चों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हम जियो को देखते हैं जो घर आता है बहुत अच्छे से तैयार होकर। ड्रेस को देखकर सू बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और खुद से कहती है ये ड्रेस बहुत ही सेक्सी और क्यूट है। जियो मुझे देखेगा तो खुश हो जाएगा। पर तभी जंग उसके ऊपर पानी गिरा देती है, जिस पर सू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसे मारने वाली होती है। तभी वहाँ पर दादाजी आते हैं जो उसके साथ खेल रहे थे और उनके आते ही वह चिड़चिड़े रंग बदलने लगती है। दादाजी उसे देखकर चिढ़ जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वह कहती है मैं बस यहाँ मिलने आई हूँ। दादाजी कहते हैं मैंने तुमसे कहा है कि मैं शादी नहीं कर सकता। सू कहती है मैं जानती हूँ। यन उसे कहती है कुछ करो, जिस पर वह कहता है मेरे पास अच्छा तरीका है और यान की फोटो दिखाते हुए कहता है मैं इसे हर्ट करूंगा तो सू अपने आप हर्ट हो जाएगी। इसके बाद हम यान को देखते हैं जो एसू को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर तभी कुछ गुंडे आते हैं और यान को बहुत ही ज्यादा मारते हैं, यह कहते हुए क्साओ परिवार की बहू से दूर रहो। अगले दिन जियो अस्पताल जाता है सू के लिए उसका फेवरेट स्ट्रीट फूड लेकर। सू ने परसों लेने से इनकार कर दिया था। जियो सू के हाथ में अंगूठी देखता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। सू कहती है मैंने डिवोर्स की एग्रीमेंट सेंड कर दी है, तुम भी कर दो, और वह उसे डिवोर्स आर्ग्यूमेंट देती है। जियो भी साइन करने वाला था, पर कहता है पहले मैं इसे अपने लॉयर को दिखाऊंगा, और सू के साथ अच्छा खासा झगड़ा करके वहां से चला जाता है। तीनों बच्चों ने इन दोनों की सारी बातें सुनी थी, इसलिए वे बहुत ही ज्यादा रोते हैं कि उनके पेरेंट्स डिवोर्स ले रहे हैं। इसके बाद हम जियो को देखते हैं जो अपने कमरे में था और बहुत ही ज्यादा शराब पी रहा था। तभी ये आती है और कहती है तुम इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हो, पर वह बहुत ही ज्यादा नशे में था। तभी उसकी नज़र डिवोर्स पेपर पर पड़ती है और वह उसे जियो के साइन कर देती है और उसकी फोटो एसयू को सेंड कर देती है। जियो अचानक से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम मुझसे दूर मत जाओ। ये बंधन का अच्छा फायदा उठाते हुए कहती है मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, और बस एफआईआर क्या था, एसयू को छोड़कर चली जाती है। अगली सुबह जब जियो की आंख खुलती है तो देखता है कि सू उसके साथ है। वह अपना फोन चेक करता है और देखता है कि उसने सू को डिवोर्स पेपर की फोटो भेजी है। उसे लग रहा था कि उसने नशे में साइन कर दिए। इसके बाद हम तीनों बच्चों को दादाजी से बात करते हुए देखते हैं जो उनसे कहते हैं हमें आपके पास आना है, हम चाहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से एक साथ रहें। जिस पर दादाजी कहते हैं हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे, मैं तुम्हें लेने आऊंगा क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा दिन भूखा नहीं रह सकता। फिर सभी को कुछ आवाज आती है और वे जाकर चेक करते हैं। वे यान और वांग को एक साथ देख लेते हैं। वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे। वांग कहता है देखा ना, मैंने तुम्हारा काम कितना आसान कर दिया,
दोनों का डिवोर्स हो गया। जिस पर ये कहती है, अब जल्दी से उस बूढ़े को भी रास्ते से हटाओ। यन और वंग इन दोनों को मारने लगते हैं। तभी दादाजी जाकर उन दोनों पर जोर से चिल्लाते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खिलाफ प्लानिंग करने की? तुम दोनों मिलकर घर में यह सब कर रहे हो। वे दोनों उन्हें देखकर घबरा जाते हैं और उनसे माफी मांगने लगते हैं। दादाजी कहते हैं, तुमने यह बहुत गलत किया, तुम मुझे मारना चाहते हो। जिस पर यन दादाजी के पैर पकड़ लेती है और उनसे माफी मांगने लगती है। वह उनसे कहती है, मैं जियो से बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ, मुझे उससे शादी करनी है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। जिस पर दादाजी कहते हैं, बिल्कुल नहीं, तुमने जो गलती की है तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। और वे जाने लगते हैं। ये वांग से कहती है, जल्दी से कुछ करो। जिस पर वांग कहता है, जाकर उन्हें पकड़ो। दोनों उनके पीछे जाते हैं और बस FIR क्या था, दोनों मिलकर उन्हें मार देते हैं। ये वांग से कहती है, अब इनकी डेड बॉडी का क्या करें? पर तभी दरवाजा लॉक हो जाता है और उन्हें सू की आवाज आती है। जिस पर वांग कहता है, चुपचाप अंदर चलो, और सरल एग्जाम्स के ऊपर डालते हैं। वे लोग जल्दी से घर के अंदर चले जाते हैं। यान के अंदर आते ही दादाजी को देखकर जल्दी से उनके पास जाती है और उनकी सांसें चेक कर देती है तो वे जीवित थे। तभी वहां पर जो भी आता है और जियो के आते ही जल्दी से यी और वांग भी एक एक करके आते हैं। यहाँ पर सीधा साधा इल्जाम सू के ऊपर ही लगा देती है कि उसने दादाजी को मारा है और वह उसे कहने लगती है, तुमने इनके साथ क्या किया? जिस पर सू कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया, जब मैं आई थी तो दादाजी की डेथ पहले ही हो चुकी थी। पर ये और वांग सीधा साधा इल्जाम सू के ऊपर ही लगा रहे थे। जियो भी उनकी बातों पर यकीन कर लेता है और सू को एक थप्पड़ मारता है। पर तभी अचानक से दादाजी खास में लगते हैं, जिनके बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है। सू उनसे मिलने आती है और वह जियो से कहती है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर जियो की बातों पर यकीन नहीं करता और कहता है, अगर मेरे दादाजी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिस पर वह कहती है, क्या सच में मुझे मारकर तुम जिंदा रह सकते हो? और वह उसके हाथ में नाइट देखती है और कहती है, तो फिर मुझे मार दो। जिस पर वह कहता है, यहाँ से चली जाओ। परसों उसे बैठक करती है और कहती है, मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैंने ये नहीं किया। और वह उसे वहाँ से जाने को कहता है और वह चली जाती है। इसके बाद हम एसू को देखते हैं, जो कि वंग के पास जाती है, जो कि बैठकर बहुत ही मजे से वाइन पी रहा था। वह उसे कहती है, बुजुर्ग अभी भी जिंदा है, क्या तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा? अगर वह होश में आया तो हमारी सच्चाई सबको बता देगा। जिस पर वह उसे चिल्लाने को कहता है, पर इसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह उसके हाथ से वाइन छीनते हुए कहती है, मुझे कोई आइडिया दो। वह कहता है, बुजुर्ग के होश में आने से पहले तुम जियो के साथ शादी कर लो। वह कहती है, मैं ऐसे कैसे शादी कर सकती हूँ? जिस पर वह खड़ा होता है और कहता है, तुम्हारे पास शक्ल तो अच्छी है पर दिमाग भी अच्छा करने की जरूरत है। और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद वह अस्पताल पहुंच जाती है जियो से मिलने के लिए और वह जियो से शादी के लिए बोलती है। पर जियो कहता है, मेरा मूड बहुत ही ज्यादा खराब है। जिस पर वह वॉमिट का नाटक कर देती है और कहती है, मैंने तुम्हें बताया नहीं, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या तुम प्लीज मुझसे शादी कर सकते हो? जिस पर वह कहता है, हम 3 दिनों के अंदर शादी कर लेंगे। इसके बाद हम सू को देखते हैं, जो कि जिनजिन को जियो के घर पर छोड़ने आई थी। वह जिनजिन को समझाती है कि अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तो तुम्हें खुद का ख्याल रखना है। तुम्हें अपने साथ साथ अपने डैड का भी और दादाजी का भी ख्याल रखना है। पर मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर नहीं जा रही हूँ। तुम्हें जब भी मुझसे मिलना हो तो मिलाने आ सकते हो। जिनजिन को बाय बोलकर घर के अंदर चली जाती है। सू जैसे ही मंग का हाथ पकड़ती है, मंग हाथ झटकाते हुए कहता है, मैं आपसे नफरत करता हूँ, और रोते हुए वहाँ से भाग जाता है। जैंग रोते हुए कहती है, मॉम मुझे मेरे दोनों भाई चाहिए। जिस पर सू कहती है, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपके दोनों भाई हमेशा आपके साथ रहेंगे और मैं मैंग को भी जल्दी मना लूंगी। तभी यहाँ पर यान आती है और वह सू को इंसल्ट करने लगती है। साथ ही वह यह भी कहती है, तुम ही ने दादाजी के साथ सब कुछ किया है। पर तभी जांग कहती है, हमने इन्हें दूसरे अंकल को किस करते हुए देखा है। ये सुनकर वह शॉक हो जाती है और उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी कि सू उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मेरे बच्चों से दूर ही रहना, वरना तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। यन जियो को आते हुए देखती है तो जल्दी से जमीन पर गिर जाती है। जियो जल्दी से आकर उसे उठाता है। वह जियो से झूठ बोलते हुए कहती है, तुमने मुझे धक्का दिया है, मेरी बेबी पर असर हो सकता है। जिस पर जियो सू को कहता है, वह प्रेग्नेंट है तो उसे परेशान मत करो।
सू कहती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पर वह उसका यकीन नहीं करता। तब जिन जिन अंदर से भागते हुए आता है और कहता है, दिल्ली में सीढ़ियों से देखा है, आंटी खुद नीचे गिरी थी, मॉम ने उन्हें धक्का नहीं दिया। यही सब जांग भी कहती है, जिस पर जियो सू से कहता है, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जहां जियो के लिए खड़ा हुआ था और वह याद करता है जब उसकी वेडिंग सू के साथ हुई थी। तब सू बहुत ही ज्यादा खुश थी और वह जियो से कहती है, मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। पर जियो उससे कहता है, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रखूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता। यह सुनकर तो उनका दिल ही टूट गया था। सीन वापस प्रेजेंट में आता है। मैनेजर आकार जियो को बताता है कि शादी की सारी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं, गेस्ट भी आ चुके हैं। दूसरी तरफ हम एसयू को देखते हैं जो कि बैठी हुई थी। तभी उसके पास उसके बच्चे आते हैं और कहते हैं, जिन जिन ने आपके लिए एक मेल भेजा है, प्लीज इसे देख लीजिए। जब वह वीडियो को देखती है तो उसमें यी और वांग ने मिलकर दादाजी को ऊपर से नीचे धक्का दे दिया था, जिससे दादाजी की मौत हो गई और एफआईआर में सारा इल्जाम सू के ऊपर लगा दिया गया। सू कहती है, तुमको यह कहां से मिला? जिस पर जांग कहती है, कैसी है? उस टाइम हम दादाजी के साथ वीडियो कॉल कर रहे थे। ऑफ कोर्स, ये हमने रिकॉर्ड किया है। इस पर सू को याद आता है कि जांग ने यी को देखकर कहा था कि उन्होंने दूसरे अंकल को किस किया है। जिस पर सू अपने बच्चों से कहती है, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। दोनों बच्चे पूछते हैं, कहाँ? पर सू कहती है, तुम्हारे डैड की मदद करने और उन्हें सच्चाई बताने। सीन शिफ्ट होता है। हम यान को देखते हैं जो कि वेडिंग ड्रेस पहनकर तैयार थी और सर्वेंट पर चिल्ला रही थी क्योंकि वह उसे फ्लैट बेली पहनाने को दे रही थी। सर्वेंट कहती है, बॉस, मैंने आपके लिए यह पूछा है क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं। पर वह उल्टा उसे गालियां देती है और अपनी मन लेती है। वह जल्दी से उसके पास जाने लगती है पर गिर जाती है। शादी बस एक ही बार होती है, प्लीज मुझे हील चेंज करने के लिए मत बोलो। तभी वांग यहाँ पर आता है और कहता है, सभी गेस्ट इंतजार कर रही हैं, वेडिंग का टाइम हो चुका है। पर तभी जियो को चक्कर आने लगते हैं और वह बेवकूफ होकर गिर जाता है। दूसरी तरफ शादी में सू अपने दोनों बच्चों के साथ आ चुकी थी। दूसरी तरफ हम जियो को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और वह कहता है, मैं शादी नहीं कर सकता। पर ये उस पर शादी का दबाव बना रही थी। वांग भी आकर से कहता है कि गेस्ट वेट कर रहे हैं, तुम्हें शादी करनी ही होगी। जिस पर जियो कहता है, मैं नहीं कर सकता, पर हमारे परिवार की बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मेरे भाई तुम मेरी मदद करो। जिस पर यान गुस्से में जियो से कहती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे भाई से नहीं। इसके बाद हम कुछ गेस्ट को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे कि ये दोनों कई सालों से एक दूसरे से प्यार करते थे और आखिरकार ये दोनों शादी कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भी बातें हो रही थी कि जियो के 3 बच्चे हैं। तभी यहाँ पर यान और वांग आते हैं। ये कहती है, आज मेरे हद से ज्यादा इंसल्ट हो रही है। जिस पर वांग कहता है, मुझसे शादी करना तुम्हारे लिए इंसल्ट है। अब वांग सभी गेस्ट के सामने कहता है, मेरा भाई जो कि बीमार होने का सिर्फ नाटक करता है क्योंकि वह शादी नहीं करना चाहता, वह असल में बीमार नहीं है। जिस पर ये कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, वह सच में मुझसे प्यार करता है। जिस पर वांग कहता है, बिल्कुल नहीं, अगर वह प्यार करता तो शादी करता, वह शादी करने के लिए यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं है। और वह यहीं से कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा भाई इस शादी को अटेंड करे। यान कहती है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। जिस पर वांग कहता है, अभी पता चल जाएगा। और वह यी को जोरदार थप्पड़ मारता है और बेचारी यी जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद वह कहता है, अपनी इमेजिनेशन से बाहर आओ, तुम कभी भी परिवार की बहू नहीं बन सकती। मेरा भाई तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। अगर वह तुमसे शादी करना चाहता तो इस वक्त वह यहाँ पर तुम्हारे साथ होता। तो जिस पर यान कहती है, ये सब बोलना बंद करो, और वह रोने लगती है। इस पर वांग उसका फेस बहुत टाइट पकड़े हुए कहता है, और जोर से रोना शुरू करो ताकि तुम्हारी आवाज शायद मेरे भाई के कानों तक पहुंच सके और वह तुमसे शादी करने के लिए यहाँ पर आ जाए। पर मुझे नहीं लगता कि वह आएगा, क्योंकि पता नहीं मेरे भाई ने अभी तक कि तुम लड़कियों के साथ आपके पिताजी होंगे और तुम उसके साथ शादी करने के सपने देख रही हो। जहाँ पर कुछ गेस्ट आपस में बातें करने लगते हैं, बेचारी जियो से कितना ज्यादा प्यार करती है, तुमसे शादी करने के लिए तैयार होकर आ गई, पर जियो तो आया ही नहीं। जिस पर एक गेस्ट कहता है, जियो बहुत ही ज्यादा रिच है और पता नहीं उसकी लाइफ में कितनी ज्यादा लड़कियां होंगी। इस बेचारी ने तो खाना खाने अपने सपने सजा लिए।
यह सुनकर यी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वह जोर जोर से चिल्लाकर सभी से कहने लगती है, जब मैं 15 साल की थी तब जियो ने मुझसे शादी करने का वादा किया था, पर अब वह मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहता? वांग कहता है, क्योंकि वह तुमसे प्यार नहीं करता। और वह सभी गेस्ट से कहता है कि यह शादी कैंसिल हो चुकी है। पर तभी यहाँ पर जियो आ जाता है, जिस पर वांग यान को उठाते हुए कहता है, मैंने कहा था ना, मैं अपने भाई को इस शादी में बुलाकर रहूंगा। और वह उसको जियो की तरह धक्का देते हुए कहता है, यह सब मैंने तुम दोनों की खुशी के लिए किया है। वांग सभी से कहता है कि फाइनली यह शादी होने जा रही है, मुझे नहीं लगता कि इस शादी से किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। तभी सू वहां आती है और कहती है, मुझे प्रॉब्लम है। जियो से कहता है, डैड क्या आप हमें और मम्मी को नहीं चाहते? जियो सू से कहता है, तुम बच्चों को यहाँ क्यों लेकर आई हो, वह भी आज के दिन? जिस पर सू कहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे बच्चों से कुछ भी छिपा हो, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि वो सब कुछ जाने। जियो कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रही हो? जिस पर वह कहती है, क्या तुम यान 2 से शादी करके दादाजी को नाराज करना चाहते हो? या जियो के पास आती है और कहती है, इनकी बातें मत समझो। पर क्यों? कहती है कि झपटते ही कहती है, मेरे पति से दूर रहो। जिस पर उसके बच्चे खुश हो जाते हैं और कहते हैं, गुड जॉब मम्मी। जियो उससे कहता है, क्या तुम क्लियरली बोलोगी? तो सू कहती है, यन और वांग खड़ी टाइम से रिलेशनशिप में हैं। जिस पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वांग कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? माना अब तुम शव परिवार का हिस्सा नहीं हो, पर पहले तो थी ना। तुम शव परिवार की इस तरह से सभी के सामने इंसल्ट नहीं कर सकती। वह कहती है, यह सच है। जिस पर यान कहती है, कोई सबूत है तुम्हारे पास? जिस पर वह तब वीडियो दिखाने कहती है, पर तब वीडियो ही नहीं थी। जिस पर यह बेचारी शॉक हो जाती है। यान उसके हाथ से तब छीन लेती है और कहती है, ये मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डे बर्बाद करना चाहती है। वांग कहता है, अब क्योंकि यह साबित हो चुका है कि सू झूठ बोल रही है, इसलिए अब जल्दी से सिक्योरिटी को बुलाकर इसे यहाँ से बाहर भिजवाओ। पर सू कहती है, यह एकदम सच है, मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला। वांग जल्दी से जिन जिन को कॉल करता है और कहता है, जल्दी से कुछ करो। जिन जिन कहता है, टेंशन मत लो, अभी सब ठीक हो जाएगा। और तभी स्पीकर से उसे रिकॉर्डिंग की आवाज आने लगती है। जब ये दोनों मिलकर दादाजी को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, ये सुनकर तो सभी गेस्ट शॉक हो जाते हैं। सू जियो से कहती है, यह आवाज सुनाई दे रही है ना? इसे सुनकर साफ समझ आ रहा है कि दादाजी ने ही इनको रंगे हाथ पकड़ा था। जिस पर यह दोनों कहने लगते हैं कि यह सब झूठ है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आवाज फेक है, यह किसी ने एडिट किया है। पीछे से कुछ गेस्ट आपस में बातें करने लगते हैं कि अगर यह सच हुआ तो शाओ परिवार की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट होगी। अब तक उन्होंने जो भी इज्जत कमाई है वह सब पानी में मिल जाएगी। ये कहती है, यह झूठ है जियो, तुम इस पर यकीन मत करो। जिस पर जियो सू से कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई और एविडेंस है? जिस पर जिंग जिंग डायरेक्टली जियो को उनके किस किस फोटो भेजकर दिखा देता है। जियो वो देख लेता है, पर उसको शाओ परिवार की इज्जत बहुत प्यारी थी, वह नहीं चाहता था सब। वह फोटो देखकर सू से कहता है, तुम यहाँ से जाओ। ये सुनकर सू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह जियो से कहती है, क्या तुम दादाजी की ऐसी हालत को मजाक समझ रहे हो? जिस पर जियो कहता है, क्योंकि तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है और यह हमारे परिवार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, सो प्लीज इसे खराब मत करो। सभी गेस्ट के सामने परिवार की इज्जत रहने दो, इसलिए यहाँ से चली जाओ। यंसू से कहती है, तुम अब इस परिवार का हिस्सा नहीं हो तो प्लीज यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर रहकर तुम अपनी ही बेइज्जती करवा रही हो। सू अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। सू वहाँ से जाते हैं। यान जियो से चिपकने लगती है और उससे कहती है, चलो जल्दी से शादी कर लेते हैं, वैसे भी हमने हमारा काफी सारा टाइम वेस्ट कर दिया। जिस पर जियो कहता है, तुम्हारा मेरा कुछ नहीं हो सकता। और वह उसे व्यंग की तरफ धक्का देते हुए कहता है, तुम आईएसआई से शादी करो। और वह सभी गेस्ट से कहता है, इन दोनों की जोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है, ये दोनों वाक्य में एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जिस पर फ्रेंड कहता है, भाई तुम मजाक कर रहे हो ना? जियो कहता है, बिल्कुल नहीं। और उसके पास जाकर धीरे से कहता है, मैं तुम्हारी सच्चाई जान चुका हूँ, शुक्र करो यहाँ पर गेस्ट हैं, वरना तुम्हारा क्या हाल होता ये तुम सोच भी नहीं सकते। वह सभी गेस्ट से कहता है, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपका दिन खराब किया, लेकिन अब सब अच्छा होगा, ये दोनों अच्छे से शादी करेंगे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वह सू के पीछे जाता है उसे मनाने के लिए। वह उसे आवाज देता है, पर सू नहीं रुकती।
फाइनली उसे रोक लेता है और उससे कहता है, तुम इतना तेज क्यों चल रही हो? क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? जिस पर वह कहती है, क्योंकि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। अब हम वांग और यन को कार में देखते हैं। यहाँ पर वांग यन से कहता है, जल्दी से जियो को हिट करो। वह कहती है, यह वही इंसान है जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। पर वह उसको कहता है, पर वह तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे नफरत करता हूँ और वह तुम्हारी सच्चाई जानता है। वह तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। वह उसको इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वह गुस्से में उसे मारकर सिखा देता है। इसके बाद जियो की जब आंखें खुलती हैं तो वह हॉस्पिटल में था। वह बिस्तर से उठने लगता है, पर सू उसे कहती है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। पर वह नहीं रुकता और बिस्तर से उठता है, लेकिन जमीन पर गिर जाता है और उसे एहसास होता है कि उसके पैर काम नहीं कर रहे। एसयू उसे उठाने लगती है। वह सू को भी पीछे धकेल देता है और अपने पैरों पर जोर जोर से मारने लगता है। वह पूरी कोशिश करता है अपने पैरों से उठने की, पर उसके पैर खराब हो चुके थे। जियो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह सू पर बार बार चिल्ला रहा था, पर तू उसे चिल्लाने की बजाय सिर्फ संभाल रही थी। और तभी यहाँ पर यन और वांग आते हैं तो उनसे कहती है, उनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जिस पर वह हंसने लगते हैं और वह कहता है, क्योंकि मैं साओ का हेड हूँ तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। जियो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? जिस पर वह कहता है, क्या तुम भूल गए कि मैंने यान से शादी की है, कि प्रॉपर्टी के साथ साथ मैं शॉप परिवार का भी हेड हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि तुम लोग अब दिवालिया हो चुके हो, तुम्हारे अकाउंट खाली हो चुके हैं, तुम्हारे नाम जितनी भी प्रॉपर्टी थी वह सब मैंने अपने नाम कर ली है, तुम्हारे पास अभी कुछ भी नहीं है। जिस पर जियो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह चिल्लाते हुए कहता है, आप मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं। जिस पर वह कहता है, क्या कभी तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारे सर पर बैठ सकता हूँ? वैसे भी तुम सभी के चहेते थे, दादाजी सिर्फ तुम्हें चाहते थे, पर मेरा क्या? मेरे बारे में किसी ने सोचा? इसलिए मैं इतना कमीना हूँ। जिस पर जियो कहता है, प्लीज दादाजी का सही टाइम पर इलाज होने दो, जिसके लिए यह इंसान साफ इनकार कर देता है। जिस पर जियो को गुस्सा आता है और वह उसे मारने वाला था, पर वह बेचारा खुद ही गिर जाता है। इस पर वह हंसने लगता है और जियो को एक लात मारता है। यन जल्दी से उसे उठाने चाहती है तो वह यहाँ का गलत अब आता है और कहता है, मेरी नजरों के सामने तुम्हारी यह करने की हिम्मत कैसे हुई? और सिर्फ वहाँ से ले जाने लगती है। जाते जाते वह कहता है, सिस्टर इन लॉ, हमारे घर में साफ सफाई वालों की जरूरत है तो आ जाना, वैसे भी तुम लोग दिवालिया हो चुके हो। उनके जाने के बाद जियो एसयू से पूछता है, हमारे बच्चे कहाँ हैं? वह कहती है, हमारी सर्वेंट के घर पर हैं। उसके बाद हम उन्हें दोनों को उसके घर पर देखते हैं जहाँ तू झाड़ू लगा रही थी और यन वहीं पर खड़ी हुई थी। तभी यहाँ पर वांग आता है और जियो से कहता है, मेरी आंखों के सामने मेरी वाइफ को सीड्यूस करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिस पर यांग वांग से कहती है, प्लीज इन्हें जाने दो। इस पर बैंक उल्टा उसका गला दबाता है और उसे उनके सामने ही मारने लगता है, जिस पर तू उसे झाड़ू से मारती है। जिस पर उसे गुस्सा आता है और वह सूखा गला दबाने लगता है। जियो उसे बचाने की कोशिश करता है और वह उसे बचाने के चक्कर में नीचे गिर जाता है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जियो उठने की कोशिश करता है और इसमें उसकी मदद कर रही थी, पर वह नहीं कर पाता। इसके बाद एसयू अपना काम करने लगती है। तभी यहाँ पर यी आती है जो आकर को दोनों से सॉरी बोलाती है और उन्हें कहते हुए कहती है, इसमें पूरे 5 मिलियन से तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। जिस पर एसयू कहती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जिस पर वह कहती है, क्योंकि मैं जियो के लिए कुछ करना चाहती हूँ। जियो कैसे लेने से इनकार कर देता है। जिस पर वह अपने हाथों के जख्म दिखाते हुए कहती है, देखो मेरी लाइफ हेल्प बन चुकी है, मैं नहीं चाहती तुम लोगों के साथ कुछ हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ। जिस पर जियो कहता है, तुमसे छोड़ क्यों नहीं देती? जिस पर वह कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। और तभी यहाँ पर वांग आ जाता है। सीन प्रेजेंट में आता है। जियो जमीन पर गिरा हुआ था। बैंक वांग सू को तो छोड़ देता है, पर वह जियो के हाथों को अपने पैसे कुचलने लगता है। तभी यहाँ पर यान आता है और उसे एक एक मारता है। जिस पर बैंक को गुस्सा आता है और वह यान पर चिल्लाता है। यान कहता है, अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। जिसके बाद वह यान को जबरदस्ती लेकर वहां से चला जाता है। सू यान से पूछती है, तुम कब ठीक हुए? यान बताता है, जब मेरी आंखें खुली तो मैं अस्पताल में था और लीली ने मुझे सब कुछ बताया। अब मैं लीली के साथ रिलेशनशिप में हूँ।
वैसे मेरे पास प्लान है तुम दोनों को तुम्हारे बच्चों के साथ विदेश भेजने का। ये सुनकर सू खुश हो जाती है। तभी एसयू के पास लॉयर की कॉल आती है और वह उसे एक वसीयत के बारे में बताता है। इसके बाद वांग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश था कि वह कंपनी का चेयरमैन बन चुका है। पर तभी यहाँ पर जियो, एक्स-यू और उनकी बेटी आते हैं। सू यहाँ पर उसे बताती है ग्रैंडफादर ने मरने से पहले एक वसीयत बनवाई थी जिसमें लिखा है कि तीनों बच्चों के एडल्ट होने तक इस कंपनी का चेयरमैन कोई और नहीं होगा बल्कि शुरू होगी। यह सुनकर वह शॉक हो जाता है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है। वह नोटिफिकेशन चेक करता है और उसके अकाउंट से सारे पैसे चले चुके थे। अब उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी, जिस पर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह एसयू पर चाकू से हमला करने वाला था कि तभी मांग उसे गुलेल से मारता है, जिस पर उसे गुस्सा आता है और वह मरने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी जियो उसे किस करता है और रुकर खड़ा हो जाता है। जियो को देखकर वह शॉक हो जाता है और कहता है तुम्हारे पैर ठीक कैसे हुए? जिस पर जियो कहता है मैं अपने प्यार और बच्चों को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पैर ठीक हो गए। और वह उसे बहुत ही ज्यादा मारता है। इसके बाद जियो चाकू उठाता है और जाकर सू को पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रख देता है। जब उसने इस तरह से उसके गले पर चाकू रखा था, उसे जियो को 6 साल पहले का सीन याद आने लगता है। सू से कहता है 6 साल पहले तुम बहुत लकी थी कि बच गई थी, पर इस बार तुम नहीं बचोगी। फिर मैंग उसे फिर से गुलेल से मारता है और सू बच जाती है। मैनेजर आता है और उसे वहां से ले जाता है। तीनों बच्चे अपने पेरेंट्स को हक करते हैं और इसी तरह से होती है इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग।